नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक सबसे बड़ा यक्स पर्सन आपके बीच में घूम रहा है। एलपीसीबी टू की कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, मेरे 32 नंबर आ रहे हैं, मेरे 35 नंबर आ रहे हैं, मेरे 28 नंबर आ रहे हैं, मेरे 42 नंबर आ रहे हैं। सभी के अलग अलग आंकलन, अलग अलग नंबर, अलग अलग जोन, अलग अलग कैटेगरी, तो सब कुछ मिक्स मामला चल रहा है। मैं सीबीटी टू की तैयारी करूं या नहीं करूं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न घूम रहा है। एएलपी सीबीडी टू को अभी आज के दिन के अंतर सबसे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं कोटिले क्लासेज में। और कोटिले क्लासेज में मैं सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाता हूँ, ड्राइंग भी पढ़ाता हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाता हूँ, टेक्निकल ट्रेड भी पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा भी हमेशा मैं एएलपी को गाइड करता हूँ, तो एएलपी के बच्चे लगातार रूप से मेरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखना। और इसमें पूरी कहानी में आपको कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लगे किसी को कि ये कोर्स है, तो कोर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको कुछ नंबरों के साथ आंकड़े दिखाता हूं, आप पहले उसको जज कीजिए, सोचिए कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार वैकेंसी थी टोटल 64,000, 9,60,000 बच्चे पास हुए थे और 45 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। सभी विद्यार्थी इस एलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और पिछली बार जैसे अनरिजर्व के अंतर्गत मिनिमम आपको 40% लानी पड़ती है, और एससी एंड ओबीसी इनमें आपको मिनिमम 30% लाना पड़ता है। और रही बात आपके पास एसटी की, यहाँ न्यूनतम आपको 25% लाना पड़ता है। यदि अनरिजर्व को 40% मानते हैं, तो अनरिजर्व का 75 में से नंबर होने कितने चाहिए? न्यूनतम रो मार्क्स होना चाहिए ना 30। और 30% मानते हैं तो नंबर कितने होने चाहिए भाई? 22.5 है कि नहीं भाई? और रही बात है आपके 25% मानते हैं, तो 25% मानते हैं तो आपके पास नंबर होना चाहिए 18.75। ये रो मार्क्स थे। ये पास होने के लिए अभी भी रेलवे कहता है ये रो मार्क्स चाहिए। पिछली बार जिन बच्चों ने ये रो मार्क्स हासिल किए वो सभी पास हुए थे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने ये रो मार्क हासिल ही नहीं किया, रो मार्क की बात करूं अभी, जिन्होंने ये रो मार्क हासिल ही नहीं किया, जिन बच्चों के रो मार्क जैसे अनरिजर्व का उसके रो मार्क 27 थे, रो मार्क कितने थे? 27। और उसके बाद में उसके नॉर्मलाइजेशन होके नंबर बढ़ के हुए 42 हुए, 45 हुए, वो उससे बढ़ के हुए, वो भी बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। और ये रो मार्क 75 में से हैं। और जो नॉर्मलाइजेशन होके जो आप कट ऑफ देखते हो ना पिछली बार की, वो पिछली बार की कट ऑफ है 100 में से, और वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अब आपको किसी सभी बच्चों को टेक्नीशियन वालों के नंबर देख के सबको दिलो दिमाग घुमा हुआ है कि टेक्नीशियन का नंबर देख के। अब टेक्नीशियन का क्या मामला है, एलपी का क्या मामला, दोनों समझ लो आप पहले तो। टेक्नीशियन में बच्चे पास होंगे टोटल 13,000, और एएलपी में जो बच्चे पास होंगे टोटल 2,81,000। अब कैसे तुलना करें इनको आपस में? इसमें विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया ज्यादा, इसमें एग्जाम दिया कम, इसमें पेपर आया आसान एएलपी की तुलना में, इसमें थोड़ा सा टफ। अच्छा, बच्चे पढ़ने वाले हैं कितने? 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे हैं। और आप ध्यान से बात सुन लेना, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी सीबीडी टू की भी तैयारी करने वाले बच्चे 1 लाख से 1.5 लाख होंगे। 1 लाख से 1.5 लाख एग्जाम देने 2 लाख 2.5 लाख जाएंगे, वो मामला नहीं है। तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट 1 लाख 1.5 लाख ही होंगे। अब कहेंगे सर क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैं आपको दोनों के नंबर के बारे में बात करता हूं। जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 30, जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं 35, भाई तू तैयारी भले सीबीटी टू की मत कर, तू मैथ रीजनिंग तो कर ले। यदि तेरी मैथ्स अच्छी होती तो तेरे 30 नंबर थोड़ी आते। तेरी मैथ्स एंड रीजनिंग बिगड़ी हुई है कि नहीं है, पहले ये सोच तुम बैठ के कि हाँ गुरुजी मैथ और रीजनिंग में नंबर पूरे नहीं आ रहे। तो यहाँ मामला दिक्कत वाला है कि नहीं है? दिक्कत वाला है। तो इसके लिए क्या कोर्स लेना पड़ेगा? कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। जो कोर्स लिए वो सफिशिएंट है। क्या नई किताबें खरीदनी पड़ेगी? कोई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। जो किताबें वो भी सफिशिएंट है। बांटना मत मार, ये पढ़ मैथ और रीजनिंग। ये और मैथ और रीजनिंग ग्रुप डी में भी आएगी, और ये मैथ रीजनिंग एलपी सीबीटी 2 में भी आएगी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 फरवरी को रिजल्ट आता है और वो कहता है 10 मार्च को एग्जाम लेंगे, तो आप क्या मना कर दोगे एग्जाम नहीं देंगे? फिर आपके पास समय मिला 30 दिन का, आप सिंपल बताओ
30 दिन के अंतर्गत पूरी सीबीटी 2 की तैयारी हो जाएगी क्या? यदि तुम 30 नंबर वाले पास हो गए तो, तुम 30 नंबर वाले यदि पास हो गए तो क्या पूरी तैयारी हो जाएगी? 30 नंबर वाले बच्चों, तुम ध्यान से इस बात को देखो, तुम्हारी ट्रेड दिक्कत नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेड है दिक्कत है मैथ एंड रीजनिंग। जब तक तुम्हारी मैथ एंड रीजनिंग ठीक नहीं होगी तो एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कैसे क्रैक होगा? और नेक्स्ट ग्रुप डी का आगे एग्जाम क्रैक होना है। इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग तो मजबूत करना ही पड़ेगा, और ये तो आपके ग्रुप डी में भी आएगा और ये तो आपके सीबीटी 2 में भी आएगा, और आप एग्जाम दोनों ही देने वाले, क्योंकि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, हम जिस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आगामी भर्ती का परीक्षा तो देंगे। तो आपके सबसे पहली तकलीफ है मैथ और रीजनिंग। ट्रेड दिक्कत नहीं है, सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, मैथ और रीजनिंग करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करूंगा। ग्रुप डी में आएगी, आएगी, एलपी सीबीटी 2 में आएगी, आएगी, रेलवे का हर भर्ती में आएगी, बिल्कुल आएगी। तो भाई तेरे तो ये कमजोर नहीं है क्या? आपकी बार मैथ रीजनिंग के 45 सवाल आए हैं और तुम्हारे पूरे साइंस को मिला दिया साथ में तो भी 30 नंबर आए। इसका मतलब मैथ और रीजनिंग में यदि तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाया तो कितने नंबर लाए? 25। लाने कितने चाहिए? 45 में से 40 टेक्नीशियन बच्चे ला रहे, आपको भी लाने चाहिए। तो आपका ये पोर्शन कमजोर है, और जब ये पोर्शन आप पक्का कर लें तो उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है ना, वो वर्कशॉप कैलकुलेशन कर लेना बेटा। वर्कशॉप कैलकुलेशन हाथों हाथ नहीं सीखी जाती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है जो फिजिक्स से है भाई। ये आपके साइंस में भाग काम आता है फिजिक्स का, फिजिक्स में आपको थोड़ा आसानी पढ़ना पड़ता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में फिजिक्स के और ज्यादा न्यूमेरिकल करने होते हैं, उसका थोड़ा डेप्थ में न्यूमेरिकल करना होता है। और जितना भी भाग वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ते हो, जितना भी भाग पढ़ते हो, वो आपके साइंस में काम आता है, वो उतना उतना पूरा साइंस में काम आता है। इसलिए घबराहट मत रखो, पढ़ाई करो, जीवन पढ़ने से बदलने वाला है। वर्कशॉप कैलकुलेशन है जो फिजिक्स का अपग्रेड भाग है। फिजिक्स में अपने न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में कंप्लीटली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या मौलिक विद्युत आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में है? बिल्कुल है। क्या आपके फिजिक्स में? बिल्कुल है। ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्कशॉप में। क्या उसमें? दोनों में है, दोनों में ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्कशॉप में। क्या कार्य ऊर्जा शक्ति? दोनों में, दोनों में ज्यादा लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप वाला करोगे तो फिजिक्स वाला पूरा हो ही रहा कवर। कोई एक दो चैप्टर जैसे प्रकाशी की और ध्वनि वाला नहीं भाग है, बाकी तो भाग कवर हो रहा है। तो इसलिए तुम बहाना मत मारो, तुम करो पढ़ाई, और पढ़ाई करो। ये भाग तुमने ठीक कर लिया तो उसके बाद में तुम ट्रेड भी मत बढ़ भले, मैं लास्ट के 30 दिन में भी ट्रेड आपको सिखा दूंगा, लेकिन बाद में मैं मैथ रीजनिंग नहीं सिखा पाऊंगा, और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैथ और रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो मैथ रीजनिंग पर फोकस करो। जिस बच्चे के भी 1 2 4 5 कितने भी नंबर कट रहे हैं, जिसको भी टेंशन हो रही है, वो मैथ रीजनिंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन इसको तो करो। पिछली बार ये परीक्षा में 30 नंबर का आया था, और इसको पढ़ लोगे तो ये आपके ग्रुप डी में भी काम आता है, इधर भी काम आता है। कंफ्यूजन वाले हैं तो सही, 30 आ रहा, 35 आ रहा, 38 आ रहा, सर पास होऊंगा कि नहीं होगा? कोई तो कह रहा 45 का टॉप है, कोई को क्या पता है एलपी का क्या मामला है, पिछली बार कैसे मामला है। अच्छा, अभी आपको किसी ने कह दिया 40 नंबर कट ऑफ है और आपके नंबर आ रहे हैं मान लो 36, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, और अचानक से 10 फरवरी को पास हो गए आप, और 10 मार्च को एग्जाम है, फिर किसको गालियां दोगे? और गालियां देने से क्या नौकरी मिलेगी तुम्हें? फिर मिल जाएगी नौकरी? कि वो उसके चक्कर में पड़ गया, नहीं तो मैं ना यदि पहले ही तैयारी करने लग जाता तो सीबीटी 2 निकाल लेता। किसको कहोगे? और यदि मान लो आपके पास 36 नंबर आ रहे हैं, आप पास हो गए, तो आपके पास सेफ साइड है, मैथ रीजनिंग रेडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन रेडी, पास हो गए, बहुत बढ़िया बात है। अब करना क्या? ट्रेड पढ़नी है, ड्राइंग पढ़नी है। ड्राइंग तो बहुत आसान है, ट्रेड की मेरी जिम्मेदारी, ट्रेड में खुद पढ़ाता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ट्रेड को एकदम एक एक चीज रटा दूंगा, क्योंकि उसमें 35% लाना होता है, क्वालिफाई करना होता है। मैं 50% आराम से दिला दूंगा। जबकि पिछली बार सबसे बच्चे ज्यादा ट्रेड में फेल हुए थे, और बच्चों ने ट्रेड में बाद में ना वो मुझे देखे लॉकडाउन में, क्या अच्छा सर आप मुझे मिल जाते, मैं एलपी में पास हो जाता। लेकिन देखो भाई, अभी पढ़ लोगे तो दोनों में फायदा, मैथ और रीजनिंग। तुम्हारा ग्रुप डी में भी फायदा, फॉर्म नहीं भरोगे? भरोगे। क्या वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला फिजिक्स ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये और फायदा। नुकसान क्या हुआ तुम्हारा पढ़ने से? 1% बताओ। कोई नुकसान नहीं। क्या कोई कोर्स लेना? कोई कोर्स नहीं लेना। किताब
100-150 रुपए में आती है और पढ़ाई करते हो तो 150-200 रुपए किताब का तो खर्च कर ही लेना, बिना किताब तो पढ़ोगे किससे? वर्कशॉप कैलकुलेशन इतना भी खर्च नहीं करो तो फिर भाई साहब इस मोबाइल के अंदर रिचार्ज करना बंद करो और जिस चीज की तैयारी करो उसकी तैयारी करना शुरू करो। सत्यता यही है, क्योंकि जिस दिन तुम पास हो गए और बस लोग कह रहे थे कट ऑफ ज्यादा जाएगी और तुम पास हो गए, तो फिर क्या पकड़ोगे, फिर क्या देखोगे, फिर क्या कर लोगे 1 महीने के अंदर? और 1 महीने की जगह हो सकता है 45 दिन का टाइम दे, लेकिन हो सकता है 30 दिन का दे, हो सकता है 2 महीने का दे, लेकिन जरूरी है क्या 2 महीने का दे? 30 दिन का भी तो दे सकता है। आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए, वही योद्धा कहलाता है। और सफलता भी उसी को मिलेगी जब रिजल्ट आने के बाद में सिलेक्शन लेने वाले ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस मोड में आ जाएंगे, सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। मेरे जो स्टार्टिंग में बैच चला था 1 दिसंबर या 5 दिसंबर को जो शुरू हुआ था, वो बैच लगभग 20 जनवरी के आसपास। ट्रेड है जो थोड़ी बहुत बाकी रहेगी वो चलती रहेगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन के सारे भाग हो गए, ड्राइंग का हो गया, एनवायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब भाग कवर हो गए। और इसके अलावा ट्रेड भी जो 35% चाहिए 40 में 45% तो कवर हो गई, उनको 80% के आसपास ट्रेड पढ़ेंगे ताकि 50% नंबर आराम से ले आए। जरूरी है कि नहीं है? तो वो बच्चे क्या करेंगे, प्रैक्टिस मोड में जाएंगे। तब आप तैयारी करना शुरू करोगे, बताओ कैसे बीट करोगे। इसलिए ढंग से दिमाग से सोचो, तुम्हारा दिक्कत ट्रेड नहीं है, तुम्हारी दिक्कत ये है जो तुम्हारे खुद के पास सॉल्यूशन है। इसके लिए कोर्स नहीं खरीदना होता है, इसके लिए पढ़ना होता है। घर वालों के सपने पूरे करने तो पढ़ाई करो, किसी दूसरों के चक्कर में पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई फिरता कोई आदमी कह देगा कि कट ऑफ 45 चली जाएगी, मैं को आपकी कट ऑफ नहीं गई, फिर तुम पास हो गए, फिर क्या करोगे कि सर 30 दिन में तो तैयारी कैसे होगी, फिर क्या बाना मारोगे? इसलिए तुम्हारे जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हारे मैथ रीजनिंग कमजोर है, तुम्हारी साइंस वर्कशॉप कैलकुलेशन कमजोर है, न्यूमेरिकल पोर्शन कमजोर है, इसको तैयार करने में टाइम लगता है, इसके ऊपर दिन रात फोकस कर दो 1 महीने तक, तब तुम्हें अपना आप रास्ता दिख जाएगा। 1 महीने तक इनके ऊपर फोकस कर दो, अपना आप रास्ता दिख जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये सभी उन बच्चों के लिए जिस बच्चों को घबराहट हो रही है, जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ इतनी कम जाएगी जो आप सोच नहीं सकते, और नॉर्मलाइजेशन होके बच्चों के नंबर अच्छे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर 13 लाख में 2,81,000 बच्चे पास हो रहे हैं, और ध्यान ढंग से मेहनत करने वाले 281 नहीं है। आपको इस बात को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन खैर जिनके भी नंबर कम आ रहे हैं, बाकी चीजों छोड़ो, इसके ऊपर फोकस कर लेना। ये आपके पास है, इसके लिए कोई कोर्स नहीं खरीदना, इसके लिए मैथ रीजनिंग के लिए कोई किताब नहीं खरीदनी, सब आपके पास है। बहाना मत मारो, पढ़ो, जीवन उसी में जीवन का बदलाव होना है। तो ये आई होप आपके लिए वीडियो बहुत काम का होगा, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपका क्या सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में रहूंगा, देखूंगा कि आपके क्या क्या विचार हैं और क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। उन सभी सवालों का भी आंसर करने की अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, और लगातार रूप से मोटिवेट भी कर दूंगा, क्योंकि घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है ना, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तो ये मोटिवेट करना भी तो हमारे शिक्षक का काम हो गया, तो वो भी लगातार होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।